नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आज हम सवाल कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में खेल बदलने वाले हैं। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस बार एक तरफा बैटिंग करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि योगी वर्सेस अखिलेश होना इस बार तो तय है, और अगर योगी वर्सेस अखिलेश होगा तो मुद्दा जाति का भी होगा, एनकाउंटर का भी होगा, बुलडोजर का भी होगा और साथ ही साथ यादव वर्सेस ठाकुर भी होगा। और ये भी बता दें कि खबर ये भी आ रही है सामने कि योगी आदित्यनाथ इस बार एक एक कैंडिडेट का नाम पर्सनली चयन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने तो 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी भी कर दी है। लेकिन समाजवादी ने जो लिस्ट जारी की है वो हरियाणा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के जस्ट अगले दिन कर दी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपना भरोसा राहुल गांधी और कांग्रेस से खो रहे हैं। इस चर्चा में आगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं रत्नेश शर्मा जी बीजेपी से और अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से। जी सर, नमस्कार। पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो पर। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी रत्नेश जी, आवाज आ रही है आपको? रत्नेश जी? हाँ, मेरी आ रही, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो अशोक जी, समाजवादी पार्टी ने तो 6 सीटों की जो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट थी वो जारी कर दी। बाद में हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि हम इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन पहले कहा जा रहा था कि 5-5 सीटों का जो आप लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन अब 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। तो क्या अखिलेश यादव का जो भरोसा है राहुल गांधी पर से वो उठ रहा है? देखिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारा इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और मजबूती से एक साथ हम खड़े हैं। अब चुनाव है, चुनाव करीब है, बिल्कुल चुनाव की घोषणाएं बस होने ही जा रही हैं। तो ऐसे हालात में कैंडिडेट का लिस्ट जारी करना एक आम सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया के तहत हमने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सर, मेजॉरिटी तो लेकिन आपने ले ली ना? हमने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया ये हमारे इंडिया गठबंधन का विषय है, हमारे कांग्रेस के। सर, लेकिन जनता का जानना ये बात बहुत जरूरी है। इस पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है, जनता का जानना भी जरूरी नहीं है। क्यों? आपस की बात आप ये कह रहे हैं कि जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी करें? नहीं, क्या मतलब होना चाहिए? इंडिया गठबंधन है, चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत में है, फुल फॉर्म में है, अखिलेश जी फुल फॉर्म में है, हमारा पीडीए फुल फॉर्म में है, भाजपा हाशिए पर है। इससे अधिक क्या जानना चाहते हैं? सर, हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं यहाँ पे। आपको कांग्रेस पर भरोसा है या नहीं है? कांग्रेस पर भरोसा है या नहीं है ये हमारे आपस का विषय है। तो ना आप हाँ बोल रहे हैं ना आप ना बोल रहे हैं। नहीं, इस पर आपको जवाब देंगे। आपको इस पर कोई क्वेश्चन उठ रहा है क्या? बिल्कुल उठ रहा है सर। हरियाणा इलेक्शन के परिणाम आते ही आपने अगले दिन ही लिस्ट जारी की है, उससे पहले या उस दिन भी आप लिस्ट जारी कर सकते थे। अरे आप फिर वही वाली बात कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इतना मजबूत संगठन है इंडिया गठबंधन, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है भाजपा के पास। भाजपा तो बिल्कुल चारों खाने चित है इसमें। तो आप कहना चाहते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो रणनीति बनाई उसके तहत ही आज इंडिया गठबंधन ने जो शिकस्त दी है, अखिलेश यादव जी ने जो शिकस्त दी है भाजपा को, उसके तहत 240 को रुक गई है। आज एनडीए की सरकार है, भाजपा सरकार नहीं रह गई। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ही लोकप्रियता है, इसके आधार पर उत्तर प्रदेश ने ये कमाल दिखाया है। सर, यहाँ पे अखिलेश यादव की काबिलियत पर मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कांग्रेस और राहुल गांधी पर भरोसा है या नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे वो सभी को मान्य होगा, उनका फैसला सबको मान्य होगा इंडिया गठबंधन में। जी ठीक है। रत्नेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है
कि ये कह तो रहे हैं कि ठीक है हम इंडिया अलायंस में हैं, हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है कि गठबंधन हमारे साथ आप हाथ पकड़ के चलिए, लेकिन होगा वही जो हम कहेंगे। क्या कहना है इस पर आपका? आपको और साथी पैनलिस्ट को, देखिए आपको और साथी पैनलिस्ट को और जीत की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए सिमरन जी, समाजवादी पार्टी ने जो 6 कैंडिडेट घोषित किए, अब उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया कि नहीं किया, कांग्रेस से बातचीत नहीं की या नहीं की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश कह के बेइज्जत किया गया, और जिस तरह भी हरियाणा के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कौन अखिलेश कौन समाजवादी पार्टी, यहाँ उनका कोई आधार नहीं है और हमारा इनका वहाँ कोई गठबंधन नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को कुछ समझ में आया होगा, तो इसलिए उन्होंने ये किया होगा। लेकिन मैं जब वो 6 कैंडिडेट की लिस्ट देख रहा था सिमरन जी, तो मैंने एक चीज देख ली कि समाजवादी पार्टी जो है वो परिवारवाद के बाहर नहीं है। बिल्कुल, वो जो कैंडिडेट की लिस्ट जब आप पढ़ेंगे तो मैंने तो लिख ली, लेकिन इन्होंने तेज प्रताप यादव को कराल से उम्मीदवार बनाया, जो सपा मुखिया के दादा के नाते हैं। कुछ दिन तक तो जनता ये भी कंफ्यूज रही कि यूपी वाले तेज प्रताप हैं कि बिहार वाले तेज प्रताप हैं, इसमें भी कंफ्यूजन था। इन्होंने मधुआ की ज्योति बिंदु को कैंडिडेट बनाया है, जो इनके समाजवादी पार्टी के लोकसभा में प्रत्याशी रहे रमेश बिंदु की बेटी है। इन्होंने सीतागांव से नसीम सोलंकी को कैंडिडेट बनाया है, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक और अभी सजा याफ्ता है। इन्होंने कटहरी से शोभावती वर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया, जो समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। इन्होंने मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बनाया, जो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। तो ये पूरी लिस्ट जब आप देखेंगी तो केवल एक चीज आपको दिखाई देगी, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। और अब मैंने पीडीए का एक मतलब जो कभी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको ये लिस्ट बिल्कुल फुलफिल करती है। इस लिस्ट को पढ़ने के बाद पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसमें कोई भी सबको सूबा नहीं रह जाता है। तो समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के लिए लगातार अग्रसर है। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के विकास के लिए वो लगातार कार्यरत है। अभी जब आप समाजवादी पार्टी के साथी से सवाल कर रही थी तो आपने उनसे पूछा कि जनता जानना चाहती है, तो इन्होंने कहा कि जनता का जानना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सब कुछ जनता के द्वारा निर्धारित होता है। समाजवादी पार्टी यहाँ तानाशाही नहीं है, कोई यादव परिवार का राजतंत्र नहीं है कि जनता को बताना जरूरी नहीं है। जनता एक एक फैसले पर सवाल पूछेगी आपसे और आपको जवाब देना पड़ेगा। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जनता का जानना जरूरी नहीं है, वो ये बताता है जनता के प्रति इनका रवैया क्या होता था इनकी सरकारों में, और इनकी अभी की सोच क्या है जनता के प्रति। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और जनता अगर पूछेगी कि आपने इसको कैंडिडेट क्यों बनाया, तो आप ही को नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आगे बताना पड़ेगा, क्योंकि जवाबदेही जनता के प्रति है। ये यादव परिवार का साम्राज्य नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। लोकतंत्र अशोक जी मेरा सवाल आपसे है अब कि आप लोगों ने देखा गया है कि समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस को इस बात पे बहुत बार फटकारा है परिवारवाद के मुद्दे पे, लेकिन जो लिस्ट डिटेल्स मेरे पास भी हैं और सर ने भी अभी लिस्ट बताई, तो आप वापस अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस के ही राह पर समाजवादी पार्टी भी चल रही है, परिवारवाद अब शायद समाजवादी पार्टी भी करते हुए दिखाई पड़ रही है। देखिए मैम, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जनता में परिवारवाद का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जनता जानती है सभी पार्टियों में परिवार होते हैं और परिवारों की श्रृंखला भी आगे बढ़ती है, क्योंकि जनता जिसको पसंद करती है उसको ही टिकट पार्टियां देती हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी होती है तो टिकट उसको ही मिलता है जो चुनाव जीतने में समर्थ होता है, जिसकी फॉलोइंग होती है, जहां पर जो लोकप्रिय होता है, जो परिवार लोकप्रिय होता है। ये छिपी हुई बात नहीं है, सच्चाई है, मैं खुले मन से कह रहा हूँ। सर आपका ओपिनियन कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कैसे हो जाता है? कभी आप दूसरी पार्टी को जिनके साथ आप
अलायंस में हैं आज, उनको एक समय पे आप बोलते थे कि ये परिवारवाद कर रहे हैं और आज उन्हीं की रणनीति पे आप चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे पिछले सवाल पे बोला कि आप जनता को कोई जवाब नहीं देंगे, जनता का ये जानना जरूरी नहीं है। अरे जनता को जनता का जानना जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस को क्या देंगे, कांग्रेस को क्या देंगे हम? जनता का मतलब इससे क्यों नहीं मतलब है? जनता को सब कुछ जानने का हक है। अगर उनके बीच में कोई कैंडिडेट उतर रहा है तो जनता को जानने का पूरा हक है कि उस कैंडिडेट ने किया क्या है। और इंडिया अलायंस, एक सेकंड सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हमारी लिस्ट आ रही है, बराबर जनता समय पर जान जाएगी। अभी चुनाव घोषित होने दीजिए, जनता को समय पर पता चल जाएगा कि हमने कांग्रेस को क्या दिया और हम कहां से लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहां से लड़ रही है, ये समय पर मालूम होगा ना, पहले से थोड़ी बता दिया जाएगा इस चीज को। रत्नेश जी, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। रत्नेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रत्नेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। वो जीतेगा 10 अशोक जी एक सेकेंड, अशोक जी एक सेकेंड। भाजपा बुरी तरह प्रयास होने जा रही है। भाजपा के विधायक, भाजपा के पूर्व मंत्री ही कह रहे हैं कि हम उपचुनाव भी हारेंगे, हम 27 के चुनाव भी हारेंगे। इनकी करनी ऐसी है, ये महंगाई पे कुछ नहीं जवाब दे पा रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं बोल पा रहे हैं, आधी आबादी जो महंगाई की मार झेल रही है, उधर महिलाएं असुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, ये उस पर नहीं बोल पा रहे हैं, अपने तमाम बिल वापस ले रहे हैं। आज इनकी साख गिरी है, आज जनता में इनका कोई आधार नहीं रह गया है, जनता में निराधार हो गए हैं, इनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है। आज ये एक वोट के लिए तरस रहे हैं भाजपा के लोग। आज हमारी 10 सीटें जीती जा रही हैं। ठीक है, एक सेकंड अशोक जी रुक जाएं प्लीज। रत्नेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कांग्रेस के बीच का विषय है ये, विषय हमारे और कांग्रेस के बीच का है कि हम किसको क्या सीट देंगे। जी देखिए जी सिमरन जी, अब परिवारवाद से तिवारी जी की कोई समस्या होगी, कोई मजबूरी होगी, वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जैसा भी परिवारवाद नहीं होता तिवारी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े चाचा सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के छोटे चाचा विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े चाचा दादा का नाती सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े छोटे चाचा का लड़का विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा नेता प्रतिपक्ष, मतलब पूरी की पूरी हायरार्की चली आ रही है। और अभी किस परिवार में ही टिकट दे दिया? यादव के नाम पे अब मुलायम सिंह परिवार को छोड़ दिया जाए तो किसको टिकट दिया गया? मतलब अपनी भी जाति को कायदे से चल रहा है परिवारवाद के नाम पे। और उनके प्रवक्ता फिर बैठकर कहते हैं कि भैया हम तो जवाब दे नहीं। और जो अशोक तिवारी जी ने कहा कि हम वोट के लिए तरस रहे हैं। अरे अशोक तिवारी, आप कहाँ बैठे हैं, किस युग में जी रहे हैं? हरियाणा का चुनाव आपने देखा ना, आप लोग पहलवान गुब्बारा फूट गया, नौजवान गुब्बारा फूट गया, किसान गुब्बारा फूट गया। और हमने 12 विधानसभा सीटें ऐसी जीती है हरियाणा में जहां पर किसान 70% से ज्यादा वोटर है। और जो जिन तथाकथित किसान नेताओं की सिमरन जी ये लोग वकालत करते थे, वो भी चुनाव में रहे। किसी को 1700 वोट मिले हैं, किसी को 1200 वोट मिले हैं, किसी को 1500 वोट मिले हैं। रत्नेश जी, मेरा एक सवाल भी साथ ही साथ सुन लीजिए कि कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अब हमारे साथ कांग्रेस नहीं भी जुड़ेगी तो हमारे पास 4 निर्दलीय विधायक आ चुके हैं, हम उनके साथ सरकार बना लेंगे, 46 सीटें हो जाएंगी उनके पास कुल मिलाकर। तो आपको क्योंकि अशोक जी इस पे जवाब देने को बिल्कुल तैयार नहीं है इंडी गठबंधन के ऊपर या कांग्रेस के अलायंस के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष, जो बचा हुआ विपक्ष है, वो कांग्रेस पर से अपना भरोसा खो रहा है? देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे एक साथ मिलकर चुनाव लड़े जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन आप देखिए कि इनके जो सहयोगी दल हैं वो शायद 40 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़े और जितने जीते थे। और 46 सीटों पर चुनाव लड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 41 सीटें मिली। तो वहाँ जम्मू कश्मीर में किसका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, कौन बढ़िया लड़ा, इनके गठबंधन में वो सबको पता है। और कांग्रेस पार्टी को और उमर अब्दुल्ला भी ये भी कह रहे हैं कि अगर अब हमारे साथ कांग्रेस नहीं भी जुड़ेगी तो भी हम सरकार बना लेंगे। अब वो भी, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है कांग्रेस को। देखिए सिमरन जी, कांग्रेस पार्टी का विषय है। अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो आप उनसे पूछते इस बात को। मेरी पार्टी का मसला नहीं है, मैं उस पर जवाब देता नहीं रखता हूँ। लेकिन
अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातें कर रही है और अगर निर्दलीय उनको समर्थन दे रहे हैं तो उनको डाउट उनको 45 का आंकड़ा पार करना और वो आंकड़ा पार हो जाएगा। तो जब निर्दलीय उनके साथ आ जाएंगे तो मुझे लगता है जो कांग्रेस उनको ब्लैकमेल कर पाती सत्ता में, उस ब्लैकमेलिंग से बचने का प्रयास कर रही होगी ट्रांसनेशनल कांग्रेस। ठीक है अशोक जी, अखिलेश यादव इस बार फ्रंट फुट पे दिखाई दे रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पे तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव प्रचार के लिए भी पर्सनली जाने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव भी डायरेक्ट योगी के साथ कंपटीशन चाह रहे हैं और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं इस बार? जी, आपने अच्छी बात कही। माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में तो ताकतवर हैं ही जी। उत्तर प्रदेश में हमारी ताकत तो है ही है। आज राष्ट्रीय स्तर पर माननीय अखिलेश यादव जी की डिमांड है। आपने हरियाणा का चुनाव देखा, हरियाणा में कांग्रेस ने गलतियां की, कांग्रेस में कमियां रही। चुनाव कैसे लड़ी कांग्रेस? अपने साथियों को साथ लेकर नहीं लड़ पाई कांग्रेस, आपस में ही उसमें सिर्फ फुटबॉल था कांग्रेस में। सवाल इस बात का है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से खड़ा है और देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है, देश की रक्षा के लिए खड़ा है, देश के विकास के लिए खड़ा है। आज देश को महंगाई की मार से बचाने के लिए खड़ा है, आज बेरोजगारी दूर करने के लिए खड़ा है। आज आरक्षण जो हड़पा जा रहा है देश में, उसको आरक्षण को हड़पा ना जाए ऐसी व्यवस्था देने के लिए खड़ा है। कांग्रेस को भी उसका एक दल है, एक पार्ट है। कांग्रेस को भी रास्ते पर आना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन में विचार विमर्श होगा इस पर। जो हरियाणा का चुनाव हुआ है, आगे से ऐसी गलतियां कांग्रेस ना करे जिससे कि भाजपा को मौका मिले जीतने का। हरियाणा में भाजपा बहुत बैकफुट पर थी, हरियाणा में भाजपा बहुत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आ रही थी। भाजपा खिलाफ वेव थी एक तरह से, और इसको हमारे पत्रकार बंधु भी बोल रहे थे, एग्जिट पोल भी बता रहा था। फिर भी कांग्रेस हार गई। इसका मतलब है कि कांग्रेस में कमियां हैं। कांग्रेस अपनी कमियों को आत्ममंथन करेगी, सुधार करेगी, और भाजपा बार बार ऐसा मौका नहीं पाएगी। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस दिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमारे ही शो पर इन गलतियों को माना भी, स्वीकार भी किया, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको डर है इस बात का कि कांग्रेस वो गलतियां उत्तर प्रदेश में भी दोहरा सकती है, इसलिए आप अखिलेश जी खुद फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं? इसका मतलब ये कतई नहीं है। हमारे यहाँ ये इंडिया गठबंधन की अंदरूनी बात है, इसको हम प्रेस में क्यों बोलेंगे? इंडिया गठबंधन आपस में क्या मंथन करता है, क्या चिंतन करता है, कैसे लड़ता है, कैसे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यह अंदरूनी विषय होता है। इसको हम प्रेस में थोड़ी बोलेंगे आकर के, जो आप चाहती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी सीटें तय हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूती से खड़ा है। जैसा अखिलेश यादव चाहेंगे वैसा होगा उत्तर प्रदेश में। तो वही तो मैं तब से आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस, मतलब अखिलेश यादव ने ये कह लिया है कि हाथ पकड़ लो लेकिन मांगो कुछ मत। कांग्रेस भी वही करेगी जो अखिलेश जी चाहेंगे उत्तर प्रदेश में। तो आप कह रहे हैं पूरे करता धरता, एक सेकेंड सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे करता धरता अखिलेश यादव सिंगल हैंडेडली हैं उत्तर प्रदेश में? है ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर और भी विचार विमर्श होता है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस गलतियां करेंगी तो उसको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। ठीक है। रत्नेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? रत्नेश जी देखिए, हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है सिमरन जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, एक ही बार चढ़ती है। और संविधान और आरक्षण वाली हांडी अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी चढ़ा चुकी। जनता ने हमारा लगभग 4 महीने का कार्यकाल देख लिया। ना तो आरक्षण पे कोई खतरा है, ना तो संविधान पे कोई खतरा है। और सिमरन जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के लोगों के सामने इनके आरक्षण और संविधान के मसले की मैं एक उदाहरण देके बोल बोलना चाहता हूँ। ये लोग आरक्षण की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया गठबंधन की, वो उसके शासनकाल में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST के रिजर्वेशन को रिवोक कर दिया गया। केवल स्वतंत्र भारत में 2 ही उदाहरण है, और वो दोनों उदाहरण कांग्रेस के शासनकाल के हैं। तो आरक्षण पर इनके साथी दल का वो रवैया क्या था, वो क्यों, इस पर ना तो समाजवादी पार्टी ने कभी जवाब दिया, ना तो कभी इन्होंने जवाब दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो आरक्षण के पायदान को आरक्षण किया। अशोक तिवारी जी, आपकी जाति के और सवर्ण तमाम सारे गरीब हुआ करते थे, जो मेहनत मजदूरी करते थे, जिनको केवल जाति के नाम पर दबा के, जो जाति के नाम पर, क्योंकि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इसलिए उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत 10% आरक्षण दिया। और आप दूसरे पार्टी के प्रवक्ता हैं,
आप उसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जिसने लोकसभा में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का विरोध किया था। केवल 2 ही दलों ने किया था, आरजेडी और समाजवादी पार्टी। मुझे शर्म आती है कि आज भी सवर्ण प्रवक्ता बैठकर उस पार्टी को डिफेंड करते हैं जो सवर्ण गरीब भाइयों के अधिकारों का विरोध कर रहे थे लोकसभा में। अब आ जाते हैं संविधान पे जो उन्होंने कहा। देखिए बिल्कुल सिमरन जी, हमने संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान संशोधन इसलिए नहीं किया ताकि राष्ट्रपति को कमजोर करके प्रधानमंत्री को मजबूत किया जाए। हमने संविधान संशोधन इसलिए नहीं किया ताकि राज्यपाल की स्थिति को कमजोर किया जाए। ये कांग्रेस किया करती थी। हमने संविधान संशोधन किया। सर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो मेरा एक सवाल आपसे और है। रत्नेश जी सुन तो लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। जिस बैकवर्ड क्लास में अखिलेश यादव जी आते हैं उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था। हम संविधान संशोधन किया ताकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता। एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए अलग अलग आयोग नहीं थे। हमने संविधान संशोधन इसलिए किया ताकि उन आयोगों को अलग अलग करके उनको संवैधानिक दर्जा देके और मजबूत किया जाता। ठीक है। संविधान संशोधन इसलिए किया ताकि देश विरोधी ताकतों को जम्मू कश्मीर में कमजोर किया जा सके। एक पॉइंट और फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। अशोक तिवारी जी की पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी, कितनी सीटें आई? 0। क्या जरूरत थी? अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। जमानत भी नहीं बची बेकार 7 प्रत्याशियों की। रत्नेश जी, उत्तर प्रदेश में वापस लौट सकते हैं? मैडम ये लोग पूछेंगे तो बताना पड़ेगा ना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ठीक है सर मेरा एक सवाल सुन लीजिए। खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 10 क्या में से हर जगह से 3 उम्मीदवारों को चुना है और बीजेपी हाईकमान एक नाम पर मोहर लगाएगी। ठीक है, तो क्या आप इस पे कुछ बता सकते हैं कि किन बेसिस पे इन 3 नामों का चयन किया गया है और आगे की आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी इन इलेक्शंस को लेके, यूपी के उपचुनावों को लेके, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सिमरन जी, हमारे पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे आदरणीय और माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जानते हैं कि प्रदेश की जनता चाहती क्या है। वो ये जानते हैं कि प्रदेश और क्षेत्र के लोग चाहते क्या हैं। तो उन बिंदुओं को आधार बनाकर हम ये भी देख रहे हैं, हमारी पार्टी ये भी देख रही है कि हमारे वो कौन से प्रत्याशी हैं जो लगातार जनता के संपर्क में हैं और हमारे वो कौन से प्रत्याशी हैं जो सीधे सीधे जनता की बातें जो है सांसद विधायक रहते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय मंत्रियों तक और अधिकारियों तक पहुंचाने जनहित पे काम कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं है कि चुनाव जीता तो गायब हो गए और आगे तो गायब हो गए। मैं एक समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हुआ करती थी, मेरा प्राथमिक चुनाव से गोंडा में श्रेया वर्मा। जब से चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। बस आई थी, उनके दादाजी 5 साल करके चले गए गोंडा को, बेनी प्रसाद वर्मा आ गई और कहा हमको बेनी प्रसाद वर्मा जी के नाम पे वोट दे दीजिए। ठीक है। पिछले 6 महीनों से वो जब से चुनाव हुआ मई के बाद अब तक नहीं दिखी, कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। हमने तो कभी कभी सूचना मिलती है कि वो यहाँ चले गए अपने पतिदेव के पास। तो सोचिए इनकी पार्टी के कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं। और एक चीज, इन्होंने जिन लोगों को, अजीत प्रसाद को इन्होंने कैंडिडेट बनाया है जिसने एक ब्राह्मण के रवि तिवारी को किडनैप किया, उसको अपनी गाड़ी में बंद करके मारा और उसको जान से मारने की धमकी दी। सवर्णों को मारने वाले, ब्राह्मणों को पीटने वाले लोगों को ये कैंडिडेट बना रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि ब्राह्मण। ठीक है सर, लेकिन इन चुनावों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? रवि तिवारी के परिवार से पूछिएगा कि रवि तिवारी के परिवार के उसमें क्या बीता जब अजीत प्रसाद ने उनको किडनैप करके और अपनी गाड़ी में बंद करके मारा पीटा। जरा उस तिवारी परिवार से भी मिलिएगा और उनसे भी पूछिएगा। सर हम 57,000 ब्राह्मण उतर है मिल्कीपुर विधानसभा में और फिर भी ये उस व्यक्ति को प्रत्याशी बना रहे हैं जो ब्राह्मणों को मारता है, पीटता है, उनको किडनैप करता है। अशोक जी, कुछ जवाब देना चाहेंगे आप इस पर? जी बताएं। जी मैम, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे वो संविधान की बातें कर रहे थे, आरक्षण की बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने पिछला चुनाव संविधान और आरक्षण नाम पर जीत लिया है जो अब हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये उस पर खरे उतर गए हैं। अरे भाई, संविधान और आरक्षण की बात उन्होंने जरूर की है लेकिन उसको तो डायल्यूट कर दिया आपने।
आपने आरक्षण का संविधान में होते हुए भी डायल्यूजन कर दिया। जी आप मुझे एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए, आप मुझे एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे संविधान खतरे में आया, एक उदाहरण दे दीजिए। और आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने तो उदाहरण, आपने आरक्षण की बात की, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया बाकायदा कि आरक्षण खत्म किया गया कांग्रेस के। आप अकेले बोल लीजिए। रत्नेश जी अकेले डिबेट कर लीजिए। रत्नेश जी, आपको बोलने के लिए पर्याप्त मौका दिया गया, प्लीज अशोक जी को बोलने दें। रत्नेश जी प्लीज, इनका लेक्चर करा दीजिए। रत्नेश जी, मैं डिबेट होकर जाता हूँ। रत्नेश जी प्लीज उनको बोलने का मौका दीजिए। रत्नेश जी प्लीज अशोक जी को बोलने का मौका दें। रत्नेश जी की आवाज कम की जाए। एक सेकेंड अशोक जी, हमें यहाँ से उनकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। एक सेकेंड रत्नेश जी प्लीज, आपको पूरा मौका दिया गया। जी अशोक जी बोले अब आपका कोई नियंत्रण है कि नहीं डिबेट पर? सर बिल्कुल हमारा नियंत्रण है, हमने उनको बोला भी और हमने उनकी आवाज भी कम करवाई है। आप उनकी आवाज म्यूट कर दीजिए। जी मैंने बाकायदा उदाहरण से बताया। रत्नेश जी, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था, आपको तभी अपने सारे पॉइंट्स बोल देने चाहिए थे। अभी अशोक जी की बारी है जवाब देने की। प्लीज आप 2 मिनट शांति बनाए रखें। जी अशोक जी बोले। रत्नेश जी से कहिए कि थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य नहीं रखेंगे तो डिबेट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से वो डिबेट करना सुनना पड़ेगा। उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी है बोल रहे थे वो। रत्नेश जी उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी है। मैं रत्नेश जी से सादर कहना चाहूंगा, रत्नेश जी तरीका सीख लीजिए। डिबेट का तरीका ये नहीं जो आप कर रहे हैं। आपसे ठीक है सर, जवाब दीजिए। आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए भाई। सर आप प्लीज जवाब दीजिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए आप भाई। क्या कैसा डिबेट कर रहे हैं आप? सर प्लीज, आप उनकी आवाज म्यूट कर दी गई है, आप प्लीज जवाब दीजिए। जी मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण संविधान की बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे रत्नेश जी। सवाल इस बात का है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, सभी को उनसे आशा उम्मीद थी, हर कोई उम्मीद कर रहा था महंगाई की मार बहुत हुई, डॉलर रुपए के बराबर कर देंगे, किसान की आय दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जुमले बोले थे इन्होंने। 15-15 लाख जेब में आ जाएंगे। सवाल इस बात का है जब जुमले साबित हुए, यहाँ तक कि 2 करोड़ रोजगार भी जुमले साबित हो गए। और हालात यह है कि आरक्षण को हड़प लिया इन्होंने। आरक्षण की जो उम्मीद लगाए बैठा था दलित वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से, आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में इतना बड़ा घोटाला किया कि पिछड़े बिल्कुल कहीं के नहीं रहे। सवाल इस बात का है कि दलितों के साथ क्या किया इन्होंने। 30 लाख रोजगार रिक्त पड़े हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारे सार्वजनिक उपक्रम भेज डाले। जहां पर उम्मीद रहती थी कि शायद आरक्षण का मौका मिल जाए, वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। आज इन्होंने परीक्षाएं लीक करा दी। आज जो है जहां भर्ती होती है वहां पिछड़ों का हक उनको नहीं मिल पाता, दलितों का हक उनको नहीं मिल पाता है। उस तरह से भर्तियां नहीं की जाती हैं कि उनको उनका हक मिल सके। आज एक तरह से आरक्षण को डायल्यूट कर दिया इन्होंने। आरक्षण को ऐसे ही हड़प लिया। आरक्षण लागू होते हुए भी आरक्षण का हक नहीं मिल पा रहा है। ये बात पिछड़े भी देख रहे हैं, दलित भी देख रहे हैं, इसीलिए लामबंद है आज। ठीक है, लेकिन आज बहन मायावती जी किसी कारण से थोड़ा निष्क्रिय है। आज उनका मतदाता भी जो उन्हें चाहता था, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक जी, आज पूरी ताकत से है, पूरे अशोक जी मुझे 2024 में इनको औकात दिखा दी है हमारे मतदाताओं ने। उत्तर प्रदेश में इनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया है, तमाचा कर दिया है। मोदी जी का भी ग्राफ गिर गया है। मोदी जी कम वोट जीत पाए हैं, राजनाथ सिंह भी कम वोट जीत पाए हैं। आज सर्वजन समाज अगले भी हमारे साथ आए हैं, आज पिछड़े भी हमारे साथ हैं, आज दलित भी हमारे साथ है। ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी। आज भाजपा की डूब रही है उत्तर प्रदेश में। अशोक जी चल रही है। भाजपा अपने अंदरूनी का जूझ रही है। कोई वास्ता नहीं रह गया है। अशोक जी 1 सेकेंड प्लीज रुक जाइए। 10 चुनाव हार जाएंगे, 10 चुनाव हार जाएंगे, 27 चुनाव हारने जाएंगे। अशोक जी प्लीज 1 सेकेंड। रत्नेश जी वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर गया है और मोदी जी का भी ग्राफ गिरा है, तो क्या आप इन उपचुनावों में उस ग्राफ को दोबारा उठाने में सक्षम रहेंगे? देखिए सिमरन जी,
मैंने जब आरक्षण की बात की तो मैंने उदाहरण दिया, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी केवल प्रवक्ता केवल सर, पहले बड़ी बड़ी बातें करते रहे। सर, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। एक उदाहरण दीजिए सर, आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, क्या इस बार आप उस ग्राफ को उठाने में सक्षम रहेंगे? मैं अरे मैडम सुन तो लीजिए, उस ग्राफ का कितना जलवा है वो हरियाणा के चुनाव में पता चल गया है जी। जनता सब कुछ बताती है, जनता ने बता दिया है। हरियाणा कैसे बना दिया? अखिलेश से टक्कर लेने की कोई अशोक जी जरूरत नहीं है। प्लीज अभी आप उनको बोल रहे थे, अब आप खुद वही काम कर रहे हैं। अशोक जी, आज अखिलेश से टक्कर नहीं ले सकता हो तुम आज। अशोक जी आज- प्लीज। नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ बीच में, ठीक है। लेकिन लोकसभा में रत्नेश जी 50-50 का रहा था, लोकसभा में हरियाणा में भी। मैडम मेरा एक सवाल है जी। लोकसभा चुनाव के बाद क्या अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बने? नहीं। क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने? नहीं। सवाल खत्म। ठीक है सर। अब इससे बड़ा कोई सवाल पैदा नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। मेरा सवाल यही है कि क्या आप उत्तर प्रदेश में सर जनता को नहीं समझ सर उत्तर प्रदेश में क्या आप दोबारा से अपना ग्राफ उठा पाएंगे? जनता की आवाज को उठाने की क्षमता रात में है, रात में योगी जी में है। जनता से ऊपर होती है, जनता ने निर्णय सुना है। 37 सीटें हमारे पास है उत्तर प्रदेश में, बस 37 सीट हमारे पास है। आज आपको मोदी जी का भी ग्राफ दिया है, ग्राफ दिया है, क्या बात करते हो आप? धरती पर रहो ना, धरती पर रहिए। रत्नेश जी जी अब मैं कुछ और बात जी बताइए। पिछड़े का मतलब केवल यादव परिवार, मुलायम सिंह परिवार नहीं होता। पिछड़े का मतलब होता है भूपेंद्र यादव जो केंद्र में मंत्री है। पिछड़ा वर्ग जब वर्ष के वोट दिया है तब 37 सीटें आई हैं। पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आया है, दलित वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आया है, आज हमारे साथ है जी। सर रत्नेश जी मेरे सवाल का जवाब प्लीज आप देंगे? रत्नेश जी, मैडम इस बार क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राफ वापस से उठा पाएगी, हाँ या ना? मैडम मैंने जवाब दे दिया उसका कि पूज्य श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के शासन में सभी को विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में सबको विश्वास है। हमारी सीटें कुछ कम हुई, लेकिन आप वो भी देखिए तब भी समाजवादी पार्टी की 20 गुना सीटें हमारे पास, 20 टाइम 20 गुना। ठीक। और मैंने अपने सवाल पूछा, मैंने अपने चीज पूछी सिमरन जी कि क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए, क्या अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए? कुछ भी नहीं आया उनके हाथ। ठीक है सर। लोकसभा में नंबर कितना होता है, बहुमत हमारे पास। एक चीज और मैं स्पष्ट करती, पिछड़े का मतलब केवल मुलायम सिंह का परिवार नहीं होता। हमने भूपेंद्र यादव को केंद्र में मंत्री। ठीक है सर, इन सभी मुद्दों को उठाएंगे। अशोक जी मैडम सुन तो लीजिए, मैडम प्लीज सुन तो लीजिए सर, प्लीज 2 मिनट में अपनी बात खत्म करिए प्लीज। अरे आप 1 मिनट दे दीजिए, मैं ठीक है, बिल्कुल जल्दी बोलिए प्लीज। करके नहीं आता, मैं पे बातें करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, प्लीज। हमने साहु जी को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया, पिछड़े हैं। हमने मांझी जी को उड़ीसा में बनाया, दलित है। हमने रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाया, दलित थे। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाया, आदिवासी है। हमने मोहन यादव जी को सीएम बनाया, पिछड़े हैं। हमने केशव प्रसाद मौर्य जी को डिप्टी सीएम बनाया, पिछड़े हैं। हमने संजय निषाद जी को मंत्री बनाया, पिछड़े हैं। हमने भूपेंद्र यादव जी को केंद्र में मंत्री बनाया, पिछड़े हैं। हमने क्या कहते हैं पासवान जी के बेटे को केंद्र में मंत्री बनाया, दलित है। अब इनसे पूछ लीजिए आप कभी अखिलेश यादव, मुलायम यादव के परिवार को छोड़कर किसी यादव को इन्होंने सीएम या डिप्टी सीएम बनाया? क्या यादव तो छोड़ दीजिए, जो मुस्लिम इनको झोरा भर के वोट देता रहा, क्या इन्होंने कभी मुस्लिम को सीएम या डिप्टी सीएम बनाया? मैं बार बार कहता हूँ कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होता, और उस पीडीए का भी मतलब क्या है? बलात्कारी मोहित खान, अपहरणकर्ता अजीत प्रसाद और नवाब सिंह यादव बलात्कारी। ये काट की आंधी गई और चाहिएगा। ठीक है, तिवारी जी, ठीक है अशोक, बातें करता हूँ। ठीक है रत्नेश जी प्लीज। ऐसा नहीं गिना सकते रत्नेश जी, ऐसा नहीं गिना सकते। और अरे नहीं, एक पॉइंट मेरा और ठीक है प्लीज जल्दी। आप इन्होंने कहा आरक्षण खतरे में, मैंने इनसे कहा एक उदाहरण दे दीजिए 10 साल के कार्यकाल में
जिससे आरक्षण खतरे में आया हो। इन्होंने कहा संविधान खतरे में है। मैं एक उदाहरण नहीं दे पाया कि पूरे 10 साल में कोई ऐसा काम किया गया हो, कोई ऐसा संविधान संशोधन किया गया हो जिससे संविधान खतरे में आया। उदाहरण ठीक है, बस रत्नेश जी हो गया। वो कर दिया, बड़ी बड़ी बातें नहीं, उदाहरण सही। ये घटना हुई, ये सरकार हुई, सरकार ने ये संशोधन किया, इससे इस पर ये इम्पैक्ट पड़ता था। आप ऐसा एक उदाहरण दे दीजिए अशोक तिवारी जी, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट उदाहरण। ठीक है, अशोक जी वो कह रहे हैं वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, संविधान और कुछ भी खतरे में नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि यूपी के उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? आखिरी सवाल है आपसे। जी जी प्लीज टू द पॉइंट बात करिएगा सर, प्लीज। आज से नहीं, मैं अब देखिए लगातार बोल रहा है रत्नेश जी प्लीज, आपको मैंने पूरा मौका दिया बोलने का, प्लीज अब उन्हें जवाब देने दीजिए प्लीज। रत्नेश को कोई भी आइडिया नहीं है, हमें लगता है कि आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। रत्नेश जी मैंने आपको पूरा मौका दिया है बोलने का सर, प्लीज। आपके आरक्षण की बात भी सुनी मैंने, संविधान की भी सुनी, जाति हर पॉइंट सुना है मैंने आपका सर। प्लीज अब उन्हें बोलने का मौका दीजिए। इनसे एक उदाहरण पूछ लीजिए जिससे आरक्षण खतरे में आया हो, संविधान खतरे में आया हो, कोई एक उदाहरण दे दे, उस बिल का नाम बता दें जो सदन में पेश किया गया हो और संविधान संशोधन रहा हो। ठीक है सर, बता दीजिए। आगे से आपको चैनल पर डिबेट नहीं कर पाऊंगा मैं। आप इस तरह से काम कर रही हैं सर। जनता सुन रही है सर मैं उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही हूँ सर। जनता सुन रही है ना सर, मैं भी पूरा उनको, जनता ये भी सुन रही है कि हमारा चैनल दोनों पक्षों की बात सुन रहा है। पब्लिक में जा रही है बात। जी सर बिल्कुल, जनता ये भी देख रही है कि हमारा चैनल दोनों पक्षों की बात सुन रहा है। पब्लिक ये भी तो देख रही है। रत्नेश जी प्लीज, उदाहरण नहीं दे सकता है। रत्नेश जी प्लीज, देखिए मैम, रत्नेश जी प्लीज, कंट्रोल में ये व्यक्ति नहीं है। रत्नेश जी प्लीज आप 2 मिनट प्लीज चुप रहे, उनको जवाब देने दें। रत्नेश जी आपको पूरा बोलने का मौका दिया गया है। मैं संविधान के कंट्रोल में हूं सर, वो आपको पूरा बोलने का मौका दिया गया है। रत्नेश जी की आवाज म्यूट करवा दो प्लीज, रत्नेश जी की आवाज म्यूट कर दीजिए। ठीक है अशोक जी प्लीज आप जवाब दें। देखिए मैम, मैं एक बहुत प्यार से बहुत चैनलों पर डिबेट करता हूँ, कोई आज नया चैनल नहीं मुझे मिला है डिबेट करने के लिए, पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ। मैं सलाह दूंगा इस तरह से डिबेट न कराइए। सर हम डिबेट बिल्कुल सही तरीके से करवा रहे हैं सर, हमने भी बाकी चैनल्स की भी डिबेट देखी और सब चैनल्स पे आप हमको भी आजादी है। फिर आपने क्या म्यूट किया, क्या म्यूट किया इन्होंने, क्या म्यूट किया इनको? रत्नेश जी, डिबेट आपने। रत्नेश जी प्लीज आप दूसरी पार्टी को बोलने का मौका देंगे सर प्लीज। ऐसे डिबेट नहीं होता है। ऐसे ये तो आपके चैनल से, आपके चैनल का नाम खराब करने के लिए आए हैं। बस यही कहूंगा मैं। कोई रत्नेश जी प्लीज डिबेट करने बैठे, आप दूसरे पक्ष की बात भी तो सुनिए, सिर्फ आप अपने ही पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। उनको बुला लीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ, क्या जरूरत बोलने की? अगर आपके पास पॉइंट ही नहीं तो बोलेंगे क्या? 2 उदाहरण दे दो मुझे। सर आप उनको बोलने का मौका देंगे तब तो वो बोलेंगे ना, आप उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। प्लीज उन्हें बोलने का मौका दीजिए। मैडम सिमरन जी, मैं चुप, एक भी उदाहरण नहीं देंगे संविधान और आरक्षण का, मैं चुप हूँ। ठीक है अशोक जी बोलिए। एक उदाहरण नहीं देंगे, फिर आप शुरू हो गए। भाई इतनी अभद्रता आज तक देखी नहीं है, जितना देखा हूँ, इतना अभद्र व्यवहार कभी देखा नहीं। सर आप लोग को जवाब देना है, यही करते रहना है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करना है तो प्लीज। बोलूं मैं? जी बिल्कुल, का अवसर है। जी जी बिल्कुल बोले। मैं एक लाइन में बात खत्म करता हूँ अपनी, जो ये पूछ रहे हैं लगातार जी। लगातार सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए गए, 30 लाख नौकरियां नहीं निकाली गई, परीक्षाएं लीक करा दी गई और नौकरियों का टोटा पड़ गया, सरकारी नौकरियों का। दैनिक उजाला क्या करेगा? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ जिसमें का आग मारा गया। अब मैं आगे आता हूँ,
आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसमें इनके ही विधायक, इनके ही पूर्व मंत्री जो बयान दे रहे हैं, उससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज आईना दिखा रहा है इनका विधायक, कह रहा है तो चुनाव तो हम हारेंगे ही हारेंगे, 27 का चुनाव भी हार जाएंगे। जो हालत भाजपा में है इसमें, आज अपने ही बिल वापस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है, अपने ही बिल वापस ले रहे हैं। सवाल इस बात का है कि भाजपा संविधान और आरक्षण के दो उदाहरण, संविधान और आरक्षण के दो उदाहरण, संविधान और आरक्षण के दो उदाहरण। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश उपचुनावों में होता क्या है। नमस्कार।